ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, क्या कहानी है टॉर्क की, सुनते हैं। टॉर्क, इसको हम टॉ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ पार्टिकल इन ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में अगर मैं पार्टिकल की स्टेट चेंज करनी है कि पार्टिकल रेस्ट पे है, उसको हम रोटेशन स्टार्ट करवाना है, या पार्टिकल ऑलरेडी रोटेट कर रहा था ओमेगा 1 से, हमें उसका ओमेगा चेंज करके ओमेगा 2 करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो काम फोर्स करता है ट्रांसलेटरी मोशन में वही काम टॉर्क करता है रोटेटरी मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टॉर्क है क्या और टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टॉर्क के एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उनके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं बस ये बता रहा हूं कि टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो टॉर्क जो है, टॉर्क क्या डिफाइन किया गया, तो ये चीज समझो कि मान लो आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है या आपके पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, उस बॉडी पे आपने किसी पॉइंट पे फोर्स लगाया, मान लो आपने इस पॉइंट पे ऐसे कुछ फोर्स लगाया है, एफ फोर्स, और मान लेते हैं ये आपकी वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन रोटेट करना चाहे। ठीक है, ये वो एक्सिस है। तो टॉर्क डिफाइन क्या होगा? टॉर्क जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, तो यहां पे एफ तो क्या है? आपका फोर्स वेक्टर है जो आपने अप्लाई किया है, और आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है कि आपने जिस पॉइंट पे फोर्स को अप्लाई किया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस। तो ये जो आपकी एक्सिस है जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट करेगा, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। और यहां पे हमने अप्लाई किया फोर्स, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हमारा आर वेक्टर होगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है आर वेक्टर एफ वेक्टर के बीच में, वो एंगल कुछ थीटा है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये जो टॉर्क है इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं टॉर्क की डायरेक्शन की, तो टॉर्क की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालते थे, तो आप क्या यूज करोगे यहां पे? राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करोगे। तो अगर मैं टॉर्क को डिफाइन करना चाहूं तो टॉर्क है क्या? टॉर्क है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस। ये डिफाइन करोगे आप टॉर्क को। तो टॉर्क बेसिकली है क्या? सिंपल सी भाषा में आर क्रॉस एफ। तो यहां पे अगर मैं इन सब चीजों के बारे में लिखूं कि यहां पे आर वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर क्या है, तो पहले तो सुनो आर वेक्टर क्या है। आर वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस और पॉइंट। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका पोजीशन वेक्टर को आप आर वेक्टर बोलते हो। यहां पे एफ क्या है? एफ है हमारा अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने बॉडी पे अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आप टॉर्क निकाल रहे हो। टॉर्क किसी फोर्स की वजह से निकालते हैं, तो जिस फोर्स की वजह से आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड फोर्स। और यहां पे जो एंगल थीटा है वो क्या है? ये है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, तो टॉर्क मैंने क्या डिफाइन कर दिया? टॉर्क मैंने डिफाइन कर दिया आर क्रॉस एफ। आर यहां पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, एफ हमारा अप्लाइड फोर्स है, और थीटा है इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, यहां पे एक आध दो बेसिक चीजें और, कि अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं टॉर्क के बेसिक कुछ कहानी,
तो सिंपल सी चीज है, एक दो चीजें और है वो भी सुन लो कि अगर मैं टॉर्क की बात करूं, यहां पे क्वांटिटी कैसी है, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आप इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करोगे तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा होता है, आर एफ साइन थीटा, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है आर एफ साइन थीटा पे, तो ये डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये तो हमारा डिपेंड कर गया किस पे, एफ वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड ये डिपेंड कर रहा है आर वेक्टर पे। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस। तो बेसिकली ये फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है, ये डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ये डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहां है, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किस जगह लगा रहे हो, ठीक है, किस पॉइंट पे लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं, ये तो हो गई हमारी बहुत ही किताबी सी डेफिनेशंस जो, ठीक है, हमको पता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसकी डेफिनेशन को कि अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना हो, अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर होगा, एफ वेक्टर होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, लेकिन बहुत मेहनत है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में आप डब्बा बनाते हो, राइट, वो मैट्रिक्स पर आगे सॉल्व करोगे। उससे बेटर है क्यों ना मैं इसको कुछ इजी तरीके से सॉल्व करना चाहूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इजी तरीके से सुनते हैं। तो यहां पे ये चीज याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन सेंस से, राइट हैंड रूल के थ्रू, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहां पे अगर आप टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है आर एफ साइन थीटा, ये है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो टॉर्क कैन बी रिटर्न एज आर साइन थीटा इंटू एफ, राइट, और आर साइन थीटा इंटू एफ। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, ये आर का कंपोनेंट लिखा हुआ है, जरा सोच के देखो, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये वन ऑफ द कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो कैसे समझोगे इस चीज को, समझो क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वो पॉइंट था, ये है हमारा वो आर वेक्टर, और ये है वो हमारा फोर्स वेक्टर, और ये था वो एंगल थीटा। तो आप करते क्या हो, ये जो मेथड नंबर 1 है, अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क करना है तो आप क्या करो, आपका जो फोर्स वेक्टर है, आप फोर्स वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, फोर्स वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो वाली ये वाली लाइन है, इस लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज योर आर साइन थीटा। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये एंगल थीटा है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर साइन थीटा। मतलब आप ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इनटू एफ, ये लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, तो फोर्स इस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका आर साइन थीटा है। तो एक तरीका तो ये है टॉर्क निकालने का कि आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। एफ का मैग्नीट्यूड आपको पता है, आर परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आर साइन थीटा आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। या एक और तरीका है, क्या है कि इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जो टॉर्क लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं आर इंटू एफ साइन थीटा। आर इंटू एफ साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसकी चीज को समझते हैं। तो यहां पे हमने देख के फील आ रही होगी, हमने यहां फोर्स के कंपोनेंट किए होंगे, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो ये क्या है कि ये वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये है वो हमारा आर वेक्टर, ठीक है, यहां एक्ट कर रहा है ये फोर्स, ये था एंगल थीटा। तो इस केस में क्या करते हो, इस केस में आप फोर्स के तो कंपोनेंट करते हो, फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा।
और जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे जो टॉर्क निकालोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है r इंटू एफ परपेंडिकुलर, f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू r वेक्टर। तो टॉर्क को आप ये भी लिख सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो दो तरीके हैं टॉर्क निकालने के, या तो आप जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है, और फोर्स के दो कंपोनेंट में जो r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय f परपेंडिकुलर। और जरा लॉजिकली सोच के देखो इस वाले मेथड को, मेथड नंबर 2 को, कि तुमने किया क्या है, यहां फोर्स के दो कंपोनेंट किए, और फोर्स के दो कंपोनेंट किए तो आप दोनों की वजह से टॉर्क निकालोगे। आप टॉर्क निकालोगे ड्यू टू एफ कॉस थीटा ड्यू टू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा का टॉर्क आ जाएगा कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, वो r आ गया, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या आ जाएगा, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। अच्छी बात है। और एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा का ये है लाइन ऑफ एक्शन और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि एफ कॉस थीटा इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर फोर्स आपका उसी पॉइंट से पास हो जाए, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, वो गिवन पॉइंट है, गिवन एक्सिस, तो अगर उसी से पास हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका टॉर्क जीरो, जो भी टॉर्क आएगा एफ साइन थीटा की वजह से आएगा, और एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क क्या आएगा, वो आ जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो लिखा हुआ है। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों सेम सी ही चीजें हैं, बस हमने किया क्या है, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा हमने चीजों को इधर उधर कर दिया है। बोले तो साइन थीटा को इस बार हम यहां पे लेके आ गए तो हम बोलने लग गए r परपेंडिकुलर इनटू f लिखा हुआ है, और अगर साइन थीटा को इधर लेके आगे जाओगे तो ये लिखा हुआ है r इंटू एफ परपेंडिकुलर, बट दोनों तरीके इंटरकनेक्टेड ही है। तो पर्सनली अगर बात करोगे तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, पर्सनली मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए कि टॉर्क कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। यही टारगेट है अभी हमारा स्टार्टिंग में, कि पहले हमको ये सीखना है कि टॉर्क कैलकुलेट करना कैसे है, फिर हम टॉर्क की एप्लीकेशंस देखना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई है कि टॉर्क तुम कैलकुलेट करोगे कैसे। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक आध दो एग्जांपल्स करवाता हूं, ठीक है, और उनके थ्रू समझते हैं कि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना आया भी है कि नहीं आया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक रॉड है, ये जो रॉड है ये है मास m, लेंथ l, और इस एंड पे फिक्स है, इस एंड पे फिक्स है। तो शायद आपको ये चीज देख के समझ में आती है कि अगर रॉड है मैं इसको यहां पकड़ के रख लूं, ठीक है, जैसे ये चौक था, मैंने इसको पकड़ के रखा है तो ये चौक गिर के नीचे आ जाएगा, ऐसे रखा हुआ है ऐसे आ जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, ये रॉड रोटेट होकर नीचे आएगी। तो ये जो रॉड है ये मुझे ऑलरेडी फील है रियल लाइफ से कि रॉड जो है वो घूम के ऐसे नीचे की तरफ आएगी। और मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया था कि टॉर्क जो है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल के रोटेशनल मोशन के लिए। तो पक्का इस बॉडी पे टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे जिस डायरेक्शन में मूव किया, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो इस बॉडी पे पक्का टॉर्क क्लॉकवाइज आया होगा, इसीलिए ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे यहां पे, यहां से तुमसे ये पूछा जाएगा कि इस बॉडी पे अगर आप देखो तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछेंगे फाइंड नेट टॉर्क ऑन रॉड, इस रॉड पे टोटल नेट टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। तो अगर आपको किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क निकालना है तो आप क्या करते हो, आप उस बॉडी का एफबीडी बनाते हो, ठीक है। तो इस बॉडी का एफबीडी बना लेते हैं, ये है आपकी रॉड। रॉड पे देखोगे तो ये पॉइंट फिक्स है, और यहां पे ये पॉइंट फिक्स है, मतलब यहां पे हिंज है, और हिंज की वजह से दो रिएक्शन फोर्स आते हैं, जरा याद करो, एक RX आएगा, एक RY आएगा, राइट। और इस बॉडी का मास है, लेंथ है, तो यहां पे मिड पॉइंट पे mg एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पे, और ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो है मिड पॉइंट L/2, और ये भी L/2। अब अगर आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हो, राइट। तो क्वेश्चन में आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, गिवन एक्सिस यही है जिस हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हिंज के अबाउट ही नेट टॉर्क निकालना है। तो अगर मैं इस पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क निकालूं, ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि नेट टॉर्क, तो वो आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू RX, टॉर्क वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू RY
और टॉर्क ड्यू टू mg। इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्स की वजह से आप नेट टॉर्क निकालो और उन सब का वेक्टर सम कर दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो आप यहां पे Rx की वजह से टॉर्क निकालोगे और जरा ध्यान से देखो Rx का लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो टॉर्क ड्यू टू Rx 0 आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया है। Ry की बात करोगे तो Ry का लाइन ऑफ एक्शन ये है और वो भी उसी पॉइंट से पास हो गया है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका भी 0। तो टॉर्क ड्यू टू Rx भी 0 है, टॉर्क ड्यू टू Ry भी 0 है। ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन टॉर्क ड्यू टू mg बात करूं तो mg का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे तो वो ये है, और mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, शायद देख पा रहे हो, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/2। तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/2। ये तो मैग्नीट्यूड मिला आपको, लेकिन आपको निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, r क्रॉस f से। टॉर्क होता क्या है हमारा, टॉर्क होता है r क्रॉस f। तो आप राइट हैंड रूल यूज करोगे, मतलब r वेक्टर से f वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे। वेक्टर में सीखा था आपने वेक्टर प्रोडक्ट में। तो r क्रॉस f है, तो r वेक्टर से, r वेक्टर यही होगा, जरा ध्यान से देखो, ये होगा हमारा r वेक्टर। तो r वेक्टर से f वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, r से f की तरफ। r से f की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया तो डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है हमारी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आ रही है हमारी क्लॉकवाइज। तो इसको आप चाहो तो इस डायरेक्शन को आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज, या आप चाहो तो इस डायरेक्शन को लिख सकते हो। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर है तो आप अगर लिखना चाहो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो प्लेन के बाहर आएगा जेड एक्सिस, तो प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस जेड एक्सिस। लेकिन बेटर है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की टर्म में बात कर लें। तो यहां पे क्लॉकवाइज है, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन है, बोले तो माइनस के कैप भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं यहां पे क्लॉकवाइज टर्म यूज करूंगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो नेट टॉर्क कितना आ गया है, तो नेट टॉर्क जो है वो आ गया है mg/L/2 और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और जरा ध्यान से देखो ये बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ये रॉड जो है, रॉड ऐसी तो घूमेगी नीचे आके, तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो जिस डायरेक्शन में आपका नेट टॉर्क होगा उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी का नेट रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा मोटिव है वो ये है कि आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो सीख लो बस। फिर टॉर्क का इफेक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेक्चर में आगे, बोले तो इस क्लास के एंड में हम लोग चाहेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे उसके बारे में। तो अच्छी बात है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही कुछ। जैसे मान लो यहां पे ये डबल पुली वाला क्वेश्चन है कि यहां पे एक पुली है, इसकी रेडियस है r1 और इसके बाद एक और पुली लगी हुई है, इसकी रेडियस है r2 और यहां से एक थ्रेड कनेक्टेड है और यहां से एक थ्रेड कनेक्टेड है और ये हमारा एक ब्लॉक लटका हुआ है इस पे। ठीक है, और ये जो पुली है इस पुली का भी मास कितना है, m0 मास है, पुली का मास भी m0 है और पुली को मैंने यहां से एक हिंज के थ्रू फिक्स कर रखा है। ये चीज समझ पा रहे हो? तो ये हमारी हिंज है जिसके थ्रू ये पुली फिक्स है। अब अगर यहां पे देखोगे तो इस पुली पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। मान लो मुझे इस पुली पे टॉर्क निकालना होता तो पुली पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये तो हो गया वो फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट पुली घूमेगी, और इस पुली पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां टेंशन आएगी T1 इस थ्रेड की वजह से, और इस वाली थ्रेड की वजह से एक टेंशन आएगी नीचे की तरफ T2। और सिंस पुली इस हिंज से कनेक्टेड है तो दो फोर्स आएंगे Rx और Ry। जरा सोच के देखो, एक आएगा फोर्स Rx और एक आएगा फोर्स Ry। और शायद आप यह भी समझ पा रहे हो कि इस पुली का मास खुद का mg है तो एक mg फोर्स भी एक्ट करेगा पुली पे नीचे की तरफ, तो ये फोर्स एक्ट करेंगे इस पुली पे। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेट टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क निकालेंगे मतलब इन सब का टॉर्क पूछेंगे। तो मैं क्वेश्चन को और सिंपलीफाई कर लेता हूं। यहां आपसे पूछा जाए फाइंड टॉर्क ड्यू टू, एक एक करके पूछ लेते हैं। ठीक है,
टॉर्क ड्यू टू टेंशन T1, ये कितना आएगा? तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन T1 की बात करूं, T1 ये वाली टेंशन है, तो इसके थ्रू टॉर्क निकालोगे तो कैसे देखोगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो आपका ये बनेगा, ये टेंशन लग रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये रेडियस R1। तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसी आ गई? क्लॉकवाइज आ गई। सिमिलरली आप निकाल सकते हो टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2। तो टेंशन T2 की वजह से टॉर्क निकालोगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? किस लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इस लाइन के लॉन्ग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, और ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस R2 है। तो ये आ जाएगा वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन भी देख लो, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, या तो बाहर की तरफ बोल दो या फिर बोलो एंटी क्लॉकवाइज, R क्रॉस F। तो डायरेक्शन आ गई है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली आप निकाल सकते हो टॉर्क ड्यू टू RX, ये जो रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क क्या? जीरो आएगा, बिल्कुल, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यही तो है इसका लाइन ऑफ एक्शन, जो कि इसी एक्सिस से पास हो जाएगा। सिमिलरली RY का भी लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू RY बात करोगे तो वो उसी एक्सिस से पास हो जाएगा, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। सिमिलरली अगर आप टॉर्क निकालोगे ड्यू टू इट्स mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका भी टॉर्क जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो mg फोर्स है ये उसी एक्सिस से पास हो जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से जीरो आ गया, तो इसका टॉर्क भी जीरो। तो अगर मैं यहां पे तुमसे ये पूछूं कि नेट टॉर्क बताओ कितना आया, अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि नेट टॉर्क बताओ इस पुली पे कितना है, तो कैसे निकालते? तो यहां लिख लेते हैं तो जो नेक्स्ट पार्ट यहां पूछते, ठीक है, तो नेट टॉर्क ऑन पुली, तो ये आप क्या लिखते? नेट टॉर्क जो आता वो इन सब का वेक्टर सम होता कि टॉर्क ड्यू टू टेंशन T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2 प्लस टॉर्क ड्यू टू रिएक्शन फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी बॉडी पे नेट टॉर्क निकालना है तो उस बॉडी का एफबीडी बनाओ, और उस बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सबकी वजह से टॉर्क लिखो, ठीक है? तो इन सबका टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। जो भी टॉर्क आएगा T1 T2 की वजह से आएगा। अब जरा यहां पे देखो, एक टॉर्क है क्लॉकवाइज, एक टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपकी इच्छा है आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, किसको नेगेटिव मानते हो। आप यहां पे साइन कन्वेंशन लोगे। मान लो आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है, तो ये टॉर्क पॉजिटिव है, ये टॉर्क नेगेटिव है। तो फाइनली जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा T1 R1 माइनस T2 R2, और नेट डायरेक्शन कैसी आ गई? क्लॉकवाइज। नेट डायरेक्शन क्लॉकवाइज मैंने क्यों बोली? क्योंकि मैंने ये माना है कि T1 R1 हमारा कैसा है? बड़ा टॉर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर T1 R1 छोटा होता तो अपने आप एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, और क्लॉकवाइज और फिर एक नेगेटिव साइन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी। तो वो अपने आप ध्यान रख लिया गया है डायरेक्शन का। आप बस इतना देखो कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। अगर आंसर पॉजिटिव आया है तो उसका मतलब क्लॉकवाइज, अगर आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो इस तरीके से हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो आई थिंक यहां पे आप ये चीज समझ गए होंगे कि टॉर्क निकालते कैसे। हम यूज कर रहे हैं, मैं जो यूज कर रहा हूं क्लास में वो यूज कर रहा हूं फर्स्ट वाला मेथड। फर्स्ट वाला मेथड क्या है? वो है हमारा R परपेंडिकुलर इंटू F। ऐसा नहीं है मेथड नंबर 2 यूज नहीं कर सकते, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज करेंगे बीच क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया कि हम टॉर्क कैलकुलेट करते कैसे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन क्या है, हम जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फायदा क्या है। तो ये चीज समझो कि जो काम फोर्स करता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, वही काम टॉर्क करेगा किसके लिए? रोटेटरी मोशन के लिए। और हम यहां पे अगर बात करें एक बॉडी के मोशन के लिए तो समझते हैं क्या कहानी है।
तो अब यहां पे समझो कि अब हम यहां पे बात करेंगे सबसे पहले कि या तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी या हमारी बॉडी मोशन करेगी, ठीक है। अभी तक हमने जो बेसिक चीजें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लिया, टॉर्क सीख लिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बॉडीज के मोशन के बारे में, रोटेशनल डायनामिक्स की हम लोग बातें करने वाले हैं। बट वहां पे दो केस हैं, या तो हमारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, या हमारा सिस्टम मोशन करेगा। तो अगर हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम वाले केस में कैसे टॉर्क इफेक्ट करता है, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो बॉडीज मोशन करेंगी, और बॉडीज मोशन करेंगी तो फिर टॉर्क का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करने वाले। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, या छोड़ो कुछ मत बोलो, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट किसके बारे में, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के बारे में। तो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर आप बात कर रहे हो कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे को दो चीजें समझ में आती हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ना तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, वो हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी फॉलो करेगी, बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, तभी तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि बॉडी ना ट्रांसलेट कर रही है ना ही रोटेट कर रही है। तो अगर बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि उस बॉडी पे ये जो नेट फोर्स है सिग्मा एफ नेट वो जीरो होना चाहिए, उस बॉडी पे सिग्मा एफ नेट जीरो होना चाहिए, या फिर इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। उस बॉडी पे जो सिग्मा एफ नेट है वो जीरो होना चाहिए और बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए और जेड डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है और जेड डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है। तो अगर आपकी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यही कहानी की स्टडी हमने की थी एनएलएम में। जब हमने एनएलएम पढ़ा था तब हम इक्विलिब्रियम की बातें करते थे, तो हम इसके बारे में बातें करते थे। तो ये वाली कहानी हमें ऑलरेडी समझ में आती है। आज की कहानी में नया क्या है? आज की कहानी में नया ये है कि हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बातें करेंगे कि हमारी बॉडी यहां पे रोटेट भी कर सकती है, ट्रांसलेट भी कर सकती है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो नेट फोर्स जीरो कर दो, और अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो आप क्या जीरो कर दो? नेट टॉर्क जीरो कर दो। तो हमारी बॉडी पे यहां पे ये जो नेट टॉर्क है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या? हम लोग बात करेंगे बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ये चीज समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये है हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन, ठीक है। क्या आपको बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, और नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको नेट टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हमने वही सीखा थोड़ी देर पहले। तो चलो सुनते हैं इसकी कहानी, इक्विलिब्रियम की कहानी, एक आध दो क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, ये जो रॉड है, ठीक है, ओके, तो ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड पे ये मैंने यहां पे एक हिंज लगा दी है, ठीक है, ये इस हिंज के थ्रू फिक्स है। तो शायद आपको देख के फील आ रही होगी कि अगर ये रॉड इस हिंज पे रखी हुई है तो होगा क्या, यहां पे ये रॉड, और मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है तुम्हारा Ly4, ठीक है। तो क्या ये हिंज तुम्हारी लुढ़क जाएगी, रोटेट हो जाएगी, गिर जाएगी? हाँ, देख के फील आ रही होगी कि शायद ये रॉड जो है वो ऐसे गिर जाएगी। क्यों?
क्योंकि जरा तुम ध्यान से देखो कि अगर आप यहां पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो इस पॉइंट के अबाउट हमारे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, फोर्सेस देख लेते हैं। तो एक तो लगेगा हमारा आर वाई, एक लगेगा हमारा आर एक्स, और एक लगेगा यहां पे एम जी जो कि मिड पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे लगेगा तो ये लेंथ इस तरफ कितनी हो जाएगी, Ly2 लेंथ होगी यहां पे। तो ये लेंथ Ly2 है और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी Ly4। तो अगर मैं हिंज के बाद टॉर्क निकालूं तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, mg का टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है। mg का टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब mg का टॉर्क इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके नीचे ले आएगा, इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके नीचे ले आएगा, क्योंकि mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, तो हम पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो क्या करूं मैं, यहां पे क्या करूं मैं, यहां पे नेट टॉर्क 0 कर दूं तो मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो mg का टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज, तो क्यों ना मैं इस पे एक ऐसा फोर्स लगा दूं जिसका टॉर्क आ जाए एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस एंड पे एक यहां पे थ्रेड बांध देता हूं, और अगर मैंने यहां पे थ्रेड बांध दी तो उस थ्रेड की वजह से टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और उसका टॉर्क आएगा पक्का एंटी क्लॉकवाइज। सोच के देखो, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो अभी इन दोनों टॉर्क आपस में कट जाएंगे और अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो रॉड है वो हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये फिक्स है कि यहां पे स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को आप फील ले सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये थ्रेड क्यों दी हुई है, अगर ये थ्रेड नहीं होती तो ये बॉडी के साथ क्या होता। तो क्वेश्चन क्या दिया होगा ओरिजिनली क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया होगा आपको कि एक रॉड है, ठीक है, उसको हिंज पे रखा गया है और यहां पे एक थ्रेड बांध दी है। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड टेंशन फोर्स, Rx फोर्स एंड Ry फोर्स। ये जो रिएक्शन फोर्सेस है Rx Ry वो निकालो और टेंशन कितना है वो निकालो। ठीक है, सच दैट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, आपको टेंशन Rx Ry निकालना है। तो क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आप सबसे पहले क्या करते हो, बॉडी का एफबीडी बनाते हो, जो कि मैंने तुम्हें बना के दे दिया है। Rx आ जाएगा, Ry आ जाएगा, mg आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। और एफबीडी बनाने के बाद फिर आप क्या करोगे, एफबीडी बनाने के बाद आप बोलते हो कि यहां पे दो कंडीशन है। एक तो हम मेंटेन करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है मतलब आपका सिग्मा fx 0 होना चाहिए और आपका सिग्मा fy भी 0 होना चाहिए। तो x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है Rx, वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Rx की वैल्यू 0 आ गई। सिग्मा fy 0 मतलब Ry प्लस टेंशन ये मिलके mg को बैलेंस करेगा। ये चीज समझ में आ गई। थर्ड, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद बोलोगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होना चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो आप नेट टॉर्क बॉडी पे 0 कर दोगे। अब नेट टॉर्क बॉडी पे 0 करना है तो आप क्लॉकवाइज को मान लो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को मान लो नेगेटिव। राइट, एक तरीका ये है कि आप क्या करो, यहां पे इसको नेट टॉर्क 0 करने का एक तरीका क्या है, मेथड नंबर 1, कि आपने क्लॉकवाइज टॉर्क को मान लिया पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या मान लिया, नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है वो लिख दो। तो यहां पे नेट टॉर्क देखोगे तो यहां पे Rx और Ry का टॉर्क तो 0 आ जाएगा। जो भी टॉर्क आएगा mg की वजह से आएगा, और mg की वजह से कितना टॉर्क आएगा, तो ध्यान से देखो, mg की वजह से जो टॉर्क आएगा ये है फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg की वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Ly4, और ये टॉर्क आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, प्लस हमें टॉर्क निकालना है इस टेंशन की वजह से, और इस टेंशन की वजह से टॉर्क देखोगे तो ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो लाइन ऑफ एक्शन है ये आ जाएगा t, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3Ly4। और अगर आप इस टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब ये आ जाएगा नेगेटिव टॉर्क। नेट टॉर्क कर दो 0, बोले तो mg Ly4 इसकी वैल्यू t इंटू 3Ly4। Ly4 से Ly4 कैंसिल हो गया, टेंशन की वैल्यू आ गई mg/3।
ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। या आप नेट टॉर्क जीरो करते तो आपके पास इसको सॉल्व करने का एक तरीका और था। एक तरीका और क्या था कि बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है, बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ये भी तो कर सकते हो। तो एक तरीका यह था कि क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल कर दो। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? इसकी वजह से आरएक्स की वजह से टॉर्क जीरो है, आरवाई की वजह से टॉर्क जीरो है। जो भी टॉर्क है एमजी की वजह से है। एमजी की वजह से टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा mg इंटू L/4। और इस टेंशन की वजह से टॉर्क कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो इस तरफ आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? T इंटू 3L/4। और ध्यान से देखो, ये वही तो लिखा हुआ है जो आपने वहां इक्वेशन बनाई है, वही इक्वेशन तो यहां बनती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहे हो कि मेथड नंबर 2 फॉलो कर रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 1 है कि आप नेट टॉर्क जीरो कर रहे हो। तो नेट टॉर्क जीरो कर रहे हो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, और सबका वेक्टर सम जीरो कर दो। या फिर एक तरीका है कि जितना टॉर्क क्लॉकवाइज है उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे भी आपको पसंद आए आप फॉलो करो, आपकी इच्छा है। तो यहां से L/4 से L/4 कैंसिल, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? mg/3। तो क्या समझाया मैंने इस क्वेश्चन में? मैंने इस क्वेश्चन में यह समझाया कि यहां पे आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में दी होगी। बॉडी इक्विलिब्रियम में दी हुई है तो आप क्या करोगे? उस बॉडी पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे और उस बॉडी पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस बनेंगे और वहां से सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि इसको सॉल्व करने से आरएक्स जीरो आ गया, अच्छी बात है। जब टॉर्क जीरो किया तो टेंशन की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है आर वाई की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करोगे तो यहां से आर वाई की वैल्यू कितनी है? mg माइनस टी। तो ये आ जाएगा mg माइनस mg/3, कितना आ जाएगा? 2mg/3। ये आपके आर वाई की वैल्यू है। तो आपने आर एक्स निकाल लिया, आर वाई निकाल लिया और टेंशन निकाल ली। समझ में आया? चलो थोड़ा और फील दिलाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है? थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की। तो अभी भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की, ठीक है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया होता कि ये एक रॉड है और इस रॉड पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इस एंड पे, ठीक है, इस एंड पे मैंने एक थ्रेड बांध रखी है और मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो है आपका L/3। अब बताओ क्या होगा? आपने इस एंड पे रॉड, एक स्ट्रिंग से रॉड जिसका मास m लेंथ l है, ठीक है, मास m लेंथ l, उसको अगर आपने एक थ्रेड से बांध रखा है तो शायद आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये रॉड जो है वो घूमेगी। क्यों? जरा इस पॉइंट के बाद टॉर्क लो। इस पॉइंट के बाद टॉर्क लोगे तो आपका एक यहां पे mg फोर्स आ रहा होगा। mg का टॉर्क नॉन जीरो आएगा जो कि इस बॉडी को रोटेट करा देगा। लेकिन हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम की, तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पे एक और थ्रेड बांध दी, एक और थ्रेड बांध दी। अब एक और थ्रेड बांध दी तो अब बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अब बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो ये पूरा सिस्टम किस में? हमारा इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो अब आपको बोला गया कि यहां जो टेंशन आ रही है दैट इज T1, यहां जो टेंशन आ रही है दैट इज T2। आपसे बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 सच दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, आपको T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। क्या काम करोगे? सबसे पहला काम, आप बॉडी का, आप सिस्टम का एफबीडी बनाओ। तो सिस्टम का एफबीडी बनाओगे तो आपका रॉड इक्विलिब्रियम में है, रॉड है आपकी इक्विलिब्रियम में। आपने रॉड का एफबीडी बनाया तो यहां पे ऊपर की तरफ लगेगा T1, यहां पे लगेगा T2 और यहां लगेगा mg। और डिस्टेंस के साथ में बनाना है तो ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस है L/3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नेट एफबीडी है। अब आपने क्या बोला कि आपकी बॉडी रहनी चाहिए किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहला तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉलो होगा, सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर आप फॉलो करवाओगे तो इस बॉडी पे सिग्मा एफ नेट जीरो कर दो। सिग्मा एफ नेट जीरो करोगे तो देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो ऑलरेडी जीरो है,
मैं y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर दूं, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करूंगा तो T1 और T2 दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। पहली इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद आप देखोगे यहां पे कि बॉडी पे ये जो नेट टॉर्क है वो भी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जरा एक बात पे ध्यान दो कि जब हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं या किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो क्वेश्चन में यहां तो दिया नहीं है कि किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो करूं, कौन सी एक्सिस है, कौन सा पॉइंट है। तो ये चीज ध्यान रखो कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क हमेशा जीरो होगा। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। क्योंकि सोचो अगर किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। लेकिन आप तो बोल रहे हो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर एक पॉइंट के अबाउट बॉडी पे टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अब आप जब टॉर्क जीरो कर रहे हो तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करोगे, तो टेंशन मत लो, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, आप चाहो यहां पे जैसे ये पॉइंट है, आप चाहो तो इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, आप चाहो तो उस पॉइंट Q के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, आप चाहो तो इस पॉइंट R के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। वो बिल्कुल आपकी इच्छा है, आपको किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है। अब देखो समझदारी ये है कि आप ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करो जहां से कैलकुलेशन इजी हो। जैसे कि अगर मैं आप P के अबाउट करता तो P के अबाउट टॉर्क करूंगा तो देखो T2 और mg में इक्वेशन बनेगी, तो सीधे मुझे T2 की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं R के अबाउट टॉर्क जीरो करूं तो इन दोनों में इक्वेशन बनेगी, तो मुझे सीधे T1 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं Q के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करूं तो T1 और T2 में इक्वेशन मिलेगी, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन मिलेगी और एक इक्वेशन वो दी हुई है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब आंसर आएगा। तो थोड़ा Q के अबाउट टॉर्क जीरो करने से अवॉइड करो, क्योंकि इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से फिर आपको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। बेटर ये है कि ऐसे पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर दो कि एक बार में ही आंसर आ जाए। तो मैं इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहा हूं, पॉइंट P के अबाउट। तो आपकी इच्छा है आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से सेम आंसर आएगा। चाहो तो ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। मैं पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता हूं, तो पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहा हूं, ठीक है। तो तरीका क्या है, एक तरीका तो वही है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं कौन तरीका फॉलो कर रहा हूं, मैं पर्सनली पसंद करता हूं कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क आया होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आया होगा। तो ये देखो कि इस बॉडी पे mg की वजह से टॉर्क आएगा, पॉइंट P के अबाउट mg की वजह से टॉर्क आएगा। ये है mg का लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क देखोगे तो r क्रॉस f क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज कितना आ रहा है, mg इंटू L/6। तो mg इंटू L/6 इतना क्लॉकवाइज टॉर्क आया। T2 की वजह से बात करते हैं तो ये है T2 का लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है L/3, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2L/3 हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं, T2 इंटू 2L/3। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप चाहो तो सॉल्व कर लो, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरफ 2। तो यहां से T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, mg/4। कोई इश्यू नहीं, चमक गया। अब आपको T2 की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में T1 की वैल्यू छाप दो तो आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या करो, यहां से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 उसके हिसाब से T1 की वैल्यू है mg माइनस T2, तो ये है mg माइनस mg/4, बोले तो T1 आ जाएगा हमारा 3mg/4। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहां पे T1 की वैल्यू निकाली, T2 की वैल्यू निकाल ली, हो गया सवाल। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई गिवन होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप उस पर नेट फोर्स भी जीरो करोगे इन XYZ डायरेक्शन, और उस बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो करोगे। और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करोगे आपकी इच्छा है, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसलिए। तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो ओके, सामने 4 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन RX RY फोर्सेस क्या है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 7 से 8 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो
आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। करना क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है, हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओ। तो हम एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, ये है आर एक्स, ये है आर वाई, इधर नीचे की तरफ लगेगा टेंशन और यहां लगेगा mg। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं नेट टॉर्क जीरो करना चाहूं, ठीक है, और मुझे नेट फोर्सेस भी जीरो करने हैं, तो पहले डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है L/3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/6 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। तो यहां पे अगर आप नेट फोर्सेस जीरो करो तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि mg और टेंशन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा होगा, आर वाई बैलेंस कर रहा होगा, और आर एक्स जो है वो आपका जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप नेट टॉर्क जीरो करोगे तो टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क जीरो कर रहे हैं, हिंज के अबाउट, तो इस टेंशन का जो टॉर्क आएगा, टेंशन का टॉर्क अगर आप देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और कितना आ रहा है, T इंटू L/3। तो T इंटू L/3 इतना हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, तो क्लॉकवाइज अगर आप टॉर्क देखोगे तो mg की वजह से टॉर्क आएगा mg इंटू L/6, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो L से L कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2, और टेंशन की वैल्यू mg/2 आ गई। तो अगर इस इक्वेशन में मैं टेंशन की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से ry कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3mg/2। तो rx जीरो है, ry है 3mg/2 और ये है हमारा टेंशन mg/2। कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो, देखते हैं। तो यहां पे एफबीडी बनाओगे तो यहां पे ये आ जाएगा rx, ये आ जाएगा ry, ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा mg, ठीक है, और ये हमारी आ जाएगी टेंशन t, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे होगा क्या, होगा ये कि पहली कंडीशन कि टेंशन प्लस ry ये मिलके mg को बैलेंस कर लेगा, rx तो आपका जीरो आ ही रहा है, और जब आप नेट टॉर्क जीरो करोगे तो नेट टॉर्क जीरो करते हैं तो टेंशन की वजह से जो टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वो कितना आ जाएगा, T इंटू डी आ जाएगा। तो T इंटू डी इसकी वैल्यू, इसकी वजह से जो टॉर्क है क्लॉकवाइज टॉर्क, mg इंटू L/2, mg इंटू L/2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से T इंटू डी इसकी वैल्यू mg इंटू L/2 के बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे आके बोला गया है कि आप क्या करो, T की वैल्यू निकाल लो, अगर D की वैल्यू सब गिवन है तो यहां पे अलग अलग केस बनेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है L/3, तो D की वैल्यू L/3 है, तो T इंटू L/3 इसकी वैल्यू mg इंटू L/2, तो L से L कैंसिल, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा 3mg/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे D की वैल्यू L/2 है, नेक्स्ट पार्ट, अगर D की वैल्यू L/2 है तो टेंशन इंटू L/2 इसकी वैल्यू mg इंटू L/2, तो L/2 से L/2 कैंसिल हो गया, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई mg, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पार्ट, अगर D की वैल्यू L हुई, अगर D की वैल्यू L हुई तो D की वैल्यू L मतलब T इंटू L इसकी वैल्यू mg इंटू L/2, L से L कैंसिल, टेंशन की वैल्यू mg/2, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आंसर्स हैं, अलग अलग D की वैल्यू पे अलग अलग इसकी वैल्यू आ रही है। और जरा एक चीज देखो भी कि यहां पे इसको बैलेंस करना है mg इंटू L/2, और वो किसके बराबर है, T इंटू डी के बराबर है। तो सोचो जितना D, ये T इंटू डी, mg इंटू L/2 ये क्या है, हमारा कांस्टेंट बन गया, मतलब T इंटू डी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा D उतना कम T, ये चीज समझ पा रहे हो। D की वैल्यू जितनी ज्यादा है, D की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना कम टेंशन आ रहा है, D की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा टेंशन आएगा, तो D की वैल्यू जितनी कम है उतनी ज्यादा टेंशन आएगी। तो जैसे जैसे हम D की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे T की वैल्यू कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां पे T इंटू डी हमारा कांस्टेंट आ गया mg इंटू L/2। तो इस तरीके से हमने नेट टॉर्क बैलेंस करके जीरो कर दिया, बाकी कुछ खास नहीं है, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, इतनी सी कहानी है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है, तो इसकी कहानी भी सुन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे हम इसका एफबीडी बना लेते हैं, तो एफबीडी बनाएंगे तो ये Rx और Ry आ जाएंगे,
आर एक्स आर वाई, मिड पॉइंट पे आ जाएगा mg, और टेंशन के दो कंपोनेंट हैं, ये आ जाएगा 3ty5 और ये आ जाएगा 4ty5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो करोगे, ठीक है। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो टेंशन है 3ty5 है, जब आप नेट फोर्स जीरो करोगे तो सिग्मा एफ वाई जीरो जब करोगे तो सिग्मा एफ वाई जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वाई प्लस 4ty5, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। और जब आप सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे, जब आप सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे तो सिग्मा एफ एक्स जीरो करोगे मतलब आर एक्स और टी सेम डायरेक्शन में, मतलब होगा क्या, यहां पे आर एक्स आपको उल्टा मानना चाहिए, तो आपको आर एक्स इस साइड मान लो। तो जो आर एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 3ty5 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई कैप डायरेक्शन होगी। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा नेट टॉर्क जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं, इसको उससे पहले हटा दें। तो नेट टॉर्क जीरो करेंगे तो यहां पे किसके अबाउट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम इसी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो करोगे तो यहां पे एक टॉर्क आएगा mg का, mg इंटू L/2, ये टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप टॉर्क देखोगे 4ty5 का तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा 4ty5 इंटू डिस्टेंस L। और अगर आप टॉर्क देखोगे इसका 3ty5 का तो इसका टॉर्क आ जाएगा 0। सोच के देखो क्यों, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो भी टॉर्क है वो 4ty5 और mg के वैसे आ रहा है। तो यहां से आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, और टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5mg/8। और अगर आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई तो यहां से आपको आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। निकाल लेते हैं यहां से इक्वेशन नंबर 2, आर एक्स की वैल्यू है 3y5 ऑफ टेंशन, और टेंशन है 5mg/8। 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 3mg/8। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आर एक्स आ गया। सिमिलरली आप आर वाई निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चले लास्ट क्वेश्चन में आपको टेंशन निकालना है, सब निकालना है, तो आप क्या करोगे, फिर से एफबीडी बनाओगे। तो यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा आर एक्स, ये आ जाएगा आर वाई, यहां पे मिड पॉइंट पे ये आ जाएगा mg, और ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है, ठीक है। और ये आ जाएगा टेंशन फोर्स। अगर आप यहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो करोगे तो वो सुन लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगी। तो मैं यहां पे नेट फोर्स जीरो कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स जीरो करूं तो सिग्मा एफ एक्स जीरो करने पे क्या इक्वेशन बन रही है कि आर एक्स की वैल्यू टेंशन के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखो, इस टी के कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है टी एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई में कंपोनेंट करने थे, ये ऑलरेडी एक्स के लॉन्ग है, कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ नहीं रही है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप करोगे सिग्मा एफ वाई जीरो। तो सिग्मा एफ वाई जीरो करोगे तो आर वाई की वैल्यू mg के बराबर आ गई, ये चीज समझ रहे हो। फिर मैं नेट टॉर्क जीरो कर देता हूं इसी पॉइंट के अबाउट। तो जब मैं नेट टॉर्क जीरो करने जा रहा हूं तो नेट टॉर्क जीरो करते हैं तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क देखो, तो mg का ये है लाइन ऑफ एक्शन और ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज समझ पा रहे हो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो L/2 का कॉस थीटा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो है mg इंटू L/2 का कॉस थीटा। और अगर आप बात करोगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की तो वो आएगा टेंशन की वजह से। तो ये है टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर L है तो L का साइन थीटा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ पा रहे हो। तो ये आ जाएगा टेंशन इंटू L का साइन थीटा। तो यहां से टेंशन की वैल्यू निकालनी है, L से L कैंसिल, तो टेंशन की वैल्यू है वो है mg cot थीटा बाय 2। ये आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई, ये आपको आर वाई की वैल्यू मिल गई, और यही आपकी आर एक्स की वैल्यू है टेंशन के बराबर। समझ में आया। तो बहुत सिंपल से कहानी होगी, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, तो आपको टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
चलो कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने, फिर हम और आगे बात करेंगे। ओके, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया है कि इस एमडेस की वैल्यू निकालो फॉर इक्विलिब्रियम। यहां पे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन टी आर एक्स आर वाई निकालना है। ये सेंटर पे हिंज लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये हमारी बॉल है। यहां पे एक रॉड रखी हुई है मास एम लेंथ एल की किसी एंगल थीटा पे। अब ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहां फ्रिक्शन 0 है, यहां फ्रिक्शन दिया हुआ मी नॉट। आपको बताना है इस मी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। तो नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, वही कहानी है तीनों क्वेश्चंस में। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने टाइम मिलेगा आपको 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले एबीडी बनाओगे। तो यहां पे जो टेंशन है, ठीक है, इस टेंशन को बोल देता हूं मैं T1। तो यहां पे इस बॉडी पे ऊपर लगेगा टेंशन T1 और यहां लगेगा 4G, ठीक है। और यहां लगेगा इस बॉडी पे टेंशन T2 और यहां लगेगा इसका M' और यही टेंशन T1 इस तरफ लग रही होगी और यही टेंशन T2 इस तरफ लग रही होगी। और यहां पे एक आ रहा होगा हमारा RX, एक आ रहा होगा हमारा RY, और ये जो डिस्क है रेडियस RMR की, इसका खुद का एक मास है होगा, तो खुद का मास आ रहा होगा mg। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे, तो अगर आप इस ब्लॉक के लिए बात करोगे, तो इस ब्लॉक के लिए बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से ये जो T1 है इसकी वैल्यू 4G के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इस ब्लॉक पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि T2 की वैल्यू M' G के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद अगर आप इस बॉडी पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे तो इस बॉडी पे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे, बट उससे पहले क्यों ना मैं टॉर्क 0 कर लूं, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़े, आप टॉर्क 0 करोगे उतने में आंसर आ जाएगा, तो क्यों फालतू एक्स्ट्रा सॉल्व करना है। तो इस बॉडी पे मैं नेट टॉर्क 0 कर लेता हूं। तो इस बॉडी पे बोले तो डिस्क पे मैं जब नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे वही क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वही कंडीशन लगा देते हैं कि जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। और किसके अबाउट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सेंटर के अबाउट। तो जो भी टॉर्क आएगा ये T1 की वजह से टॉर्क आएगा, ठीक है, और T1 की वजह से टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। और कितना आएगा, तो वो जो आ जाएगा हमारा T1 इंटू डिस्टेंस R, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो आएगा वो आ जाएगा T2 इंटू ये रेडियस 2R, यही डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल होने चाहिए। T1 T2 की वैल्यू छाप दो, तो T1 की वैल्यू कितनी है 4G और T2 की वैल्यू कितनी है M'G। हो गया सवाल। G इंटू R कैंसिल, तो यहां से M' की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/2, बोले तो 2 kg। समझ में आया, कुछ खास नहीं है। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 बॉडी पे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एफबीडी बनाएंगे। तो यहां पे देखोगे तो एक लगेगा ये RX RY, एक लग जाएगा टेंशन फोर्स, और एक लगेगा mg। तो mg लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है ये सबको पता है, कहां होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, कितना 4r/3π। ये चीज याद है सबको, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देते हैं। तो नेट टॉर्क 0 करते हैं तो जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। तो यहां देखते हैं mg की वजह से टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, कितना आ जाएगा mg इंटू 4r/3π। RX RY का टॉर्क 0 आ जाएगा। इस टेंशन की वजह से टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सोच के देख लो, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, ठीक है। और कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा T इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रेडियस R के बराबर। तो R से R कैंसिल, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 4mg/3π। ये चीज समझ में आई। और क्या निकालना था, RX RY निकालना है। तो RX RY निकालना है तो सिग्मा FX और सिग्मा FY 0 कर दो। तो वो कंडीशंस लगाएंगे तो क्या कहानी होगी देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं सिग्मा FX 0 करूं तो सिग्मा FX 0 करने पे RX की वैल्यू टेंशन के बराबर आ गई,
और टेंशन हम लोग निकाल चुके हैं 4mg/3 पाई। और अगर आप बात करोगे आर वाई के बारे में, ठीक है, तो यहां पे आर वाई की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी, आर वाई की वैल्यू mg के बराबर। सिग्मा एफ एक्स जीरो किया, सिग्मा एफ वाई जीरो किया, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, और स्पेशली ये क्वेश्चन अच्छा तब होता है जब दोनों सरफेस से फ्रिक्शन हो, यहां भी फ्रिक्शन हो, यहां भी फ्रिक्शन हो, बट तरीका सेम रहेगा, चाहे एक पे फ्रिक्शन हो चाहे दोनों सरफेस से फ्रिक्शन हो, ठीक है। तरीका क्या है वो तरीका सीख लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे आप एफबीडी बनाओगे, तो एक लगेगा इसका mg मिड पॉइंट पे, ये डिस्टेंस L/2, एक लगेगा यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N1, और एक लगेगा ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ F1, और एक लगेगा इस बॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन N2। यही होगा, और कोई फोर्सेस है क्या, सोच के देख लो। mg लग गया, कॉन्टैक्ट फोर्स लग गया N1, फ्रिक्शन लग गया क्योंकि फ्रिक्शन था, यहां N2 लग गया, फ्रिक्शन नहीं है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगा, ठीक है, फ्रिक्शन होता सोचना पड़ता। अब बोला गया है कि यहां पे अब ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू नॉट सच दैट दिस बॉडी डज नॉट स्लिप, ठीक है। तो आपको सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जीरो करने पड़ेंगे, तो करते हैं एक एक करके जीरो। सबसे पहले हम यहां सिग्मा एफ एक्स जीरो करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स जीरो करेंगे तो F1 की वैल्यू N2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे N2 जो है वो हमारा आ गया F1 के बराबर, सिग्मा एफ एक्स जीरो किया। सिग्मा एफ वाई जीरो करते हैं तो N1 जो है वो हमारा mg के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। अब हम जीरो करेंगे नेट टॉर्क, और बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो करना है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लेता हूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट सहूलियत के हिसाब से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करने से देखो इसका अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, N1 का टॉर्क कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, F2 का भी टॉर्क कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, सिर्फ इन दोनों की वजह से टॉर्क आएगा, उन दोनों को बैलेंस कर देंगे। तो एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां से आपको सॉल्व करने में सहूलियत हो, आसानी पड़े। तो इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं, तो जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। तो टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो यहां mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा r क्रॉस f। तो r ये है, f ऐसा है, तो टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इसकी वजह से टॉर्क कैसा है, तो इसकी वजह से टॉर्क देखोगे तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्रॉस f क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आ गया, क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया N2 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये ध्यान से देखो, ये है हमारा लेंथ L और ये डिस्टेंस कितना है, L का साइन थीटा, वही तो ये है। तो N2 इंटू L का साइन थीटा इक्वल टू mg इंटू mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है mg, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है लेंथ L/2 का cos थीटा लिखा हुआ है, L/2 का cos थीटा। तो ध्यान से देखो यहां पे L से L कैंसिल हो जाएगा और हमें N2 की वैल्यू मिल गई, और N2 की वैल्यू कितनी मिल गई, वो मिल गई mg cot थीटा बाय 2। ये हमें टॉर्क करने से आंसर मिला। अब यहां पे और हमें पता है कि उस इक्वेशन के हिसाब से N2 की वैल्यू F1 के बराबर है, मतलब N2 जो है वही F1 के बराबर है, और वो कितना आ गया, वो आ गया mg cot थीटा बाय 2। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज समझो कि हमें ये पता है कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू N1 होना चाहिए। तो F1 कितना आया है, F1 आया है हमारा mg cot थीटा बाय 2। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू N1, और N1 की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर है। तो mg से mg कैंसिल, यहां से क्या इक्वेशन बन गई, यहां से जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई है कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cot थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2। मतलब अगर आप म्यू मिनिमम की बात करोगे तो म्यू मिनिमम कितना है, cot थीटा बाय 2। और क्वेश्चन में थीटा एंगल आपको दिया था, जो भी दिया होगा 45, 30, 37 जो भी दिया होगा, पुट कर देना, म्यू मिनिमम cot थीटा बाय 2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया? तो तरीका वही है कि नेट फोर्स जीरो करो, नेट टॉर्क जीरो करो, सॉल्व कर लो। अगर यहां भी फ्रिक्शन दिया होता तो भी वही करना होता, ठीक है। बस आपको सोचना पड़ेगा कि यहां फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है, बस इतनी सी कहानी है। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, फिर हम क्लास खत्म करेंगे, तो पहले उसके बारे में और बात कर लेता हूं मैं, और वो है फोर्स कपल। फोर्स कपल बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस
एक डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है टॉर्क से रिलेटेड ही, फोर्स कपल। शायद नाम से समझ में आ रहा होगा कि जहां पे फोर्स कपल की फॉर्म में आएंगे, कपल बोले तो पेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये होगा अ पेयर ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो ये एक बॉडी होती, ठीक है, इस बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे इक्वल फोर्सेस हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल मान लो, और वो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने चाहिए, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं डिस्टेंस जीरो कर दो, ये जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, ठीक है, तो ही कपल बोलेंगे। कपल का मतलब क्या है कि दो फोर्सेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एट सम डिस्टेंस डी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो यहां पे कपल की प्रॉपर्टी क्या है, कपल की प्रॉपर्टी ये है कि देखो इसका जो नेट फोर्स है वो कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेट फोर्स कैसा आ गया, जीरो आ गया, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप नेट टॉर्क की बात करोगे तो नेट टॉर्क जीरो नहीं आता है। तो कपल की प्रॉपर्टी यही है कि यहां पे नेट फोर्स भले ही जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बॉडी को ट्रांसलेट नहीं करवाएंगे, ये बॉडी को क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। नेट फोर्स जीरो तो ट्रांसलेट नहीं करेगी बॉडी, सिर्फ क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। और एक और अच्छी बात है कि यहां पे जो आप नेट टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आएगा एफ नॉट इंटू डी, ठीक है। और ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क सेम है अबाउट एनी पॉइंट। The torque is independent of point about which you are calculating the torque. आप किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कपल के केस में हमेशा टॉर्क एफ इंटू डी ही आएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या है वो आपको देख के समझ में आ जाएगी। जैसे यहां पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देख के समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, ये बॉडी को ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे कुछ और ऐसे कुछ, तो दोनों मिलकर बॉडी घुमाएंगे कैसे, क्लॉकवाइज। तो एक और पॉइंट है कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, और कितना है वो टॉर्क, वो जो टॉर्क है वो है एफ इंटू डी। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बहुत सिंपल सा है। आप चाहो तो दो डिफरेंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके देख लो। जैसे कि ये एक रॉड होती, ठीक है, और यहां पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये है एफ नॉट और एक फोर्स ये है एफ नॉट। आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, ये दो पॉइंट है, एक इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। आप दो डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके देख लो, और बाकी जरूरी नहीं है कहां से डिस्टेंस लो, आपकी इच्छा है। तो जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ए से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ए से अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए अगर आप निकालोगे यहां पे, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना आ जाएगा, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल के देखो, तो इस f की वजह से टॉर्क आएगा, और कैसा टॉर्क आएगा, वो आ जाएगा f इंटू डिस्टेंस x, और डायरेक्शन कैसी आ गई, क्लॉकवाइज आ गई। सिमिलरली आप उस वाले एफ नॉट की वजह से टॉर्क निकालोगे और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ नॉट इंटू डी माइनस एक्स, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी आ गई, क्लॉकवाइज आ गई। दोनों क्लॉकवाइज है, सम कर देंगे डायरेक्टली, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सम करोगे तो नेट टॉर्क कितना आ गया, ये आ जाएगा, ये प्लस एफ इंटू एक्स, ये माइनस एफ इंटू एक्स कट जाएगा, एफ नॉट इंटू डी, वही टॉर्क आना है। और अगर आप चाहो तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी भी निकाल लो। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकालोगे तो डिस्टेंस ऐसे मान लो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हें दिया होता है इस तरफ y, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, d माइनस वाई हो जाता, ठीक है। तो उसके अबाउट निकालोगे तो यहां पे इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क आ जाएगा f इंटू डी माइनस वाई, एफ इंटू डी माइनस वाई, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, प्लस उसकी वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ नॉट
इंटू बाय डायरेक्शन क्लॉकवाइज, दोनों का सम करोगे फिर से टॉर्क सेम आ गया। तो टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वो पॉइंट है जिसके बाद आप टॉर्क निकाल रहे हो, आपके एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमेशा टॉर्क F इंटू डी आता है फोर्स कपल की वजह से। तो छोटी सी प्रॉपर्टी है, बस पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है, जैसे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेटरी मोशन करती है। अगर बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो अगर बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी करेगी मोशन, और जो बॉडी मोशन करेगी तो वो किस टाइप का मोशन करेगी, ठीक है, वो प्योर ट्रांसलेटरी होगा, प्योर रोटेटरी होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हम उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस टॉर्क का क्या इफेक्ट है, उस टॉर्क की वजह से एक अल्फा आएगा, आपको उस अल्फा की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, ये सारी कहानियां, तो वो सब हम कहानी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर टॉर्क नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो बॉडी का मोशन कैसा होगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।